Namaskaram to all of you. So, today we are going to start the chapter, the fundamental unit of life, that is cell. इस वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से रखा जाए और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताया जाए बिना समय व्यतीत किए हुए। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट हमारा जो बॉडी है वो सेल से बना हुआ है। जिस प्रकार एक बिल्डिंग बनता है ईंटे के माध्यम से, उसी प्रकार ये हमारा बॉडी खड़ा हुआ है सेल से। एक सेल जो है जब ग्रुप बनाता है तो टिश्यू बनता है। जब टिश्यूज़ की ग्रुप बनती है तो ऑर्गन्स बनते हैं। जब ऑर्गन्स की ग्रुप बनती है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। हमने क्लास 8th में इन सभी चीज़ों के बारे में जाना है। क्लास 6th के बायोलॉजी में भी सेल के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है। क्लास 9th का जो चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें थोड़ा सा डिटेल है और मैंने प्रयास किया है हर एक टॉपिक को बहुत ही सिंपल वे में बिना कॉम्प्लिकेटेड बनाए आपके पास रखूं, प्रस्तुत करूं। इसमें हमें पहले सेल के बारे में पढ़ना है। ओके, तो सेल क्या होता है? इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहा गया है? क्योंकि सिर्फ एक ही सेल कैपेबल है ऑल द बेसिक दैट इज बायोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनते हैं, जैसे मसल्स टिश्यू हो गया। ऑर्गन्स बनते हैं, कान हो गया, आँख हो गया, नाक हो गया, अलग अलग चीज़ें। ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, जैसे दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा। और फिर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए। फिर वी हैव डिस्कस्ड दैट कि ऑर्गेनिजम्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, दैट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जैसे अमीबा हो गया, मल्टीसेलुलर जैसे हम हो गए, चींटी हो गई, हाथी हो गया, अलग ऑर्गेनिजम्स हुए। सो दैट इज यूनिसेलुलर में वो आ गए, दैट इज बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच वी आर अनेबल टू सी थ्रू आवर नेकेड आइज। सो मैनी थिंग्स आर देयर। हम लोग इन सभी चीज़ों को क्लास 8th में पढ़ चुके हैं, उसको यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में क्लास 9th का जो हमारा टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट है, उसको हमने करने का प्रयास किया है। हम तो जानते हैं कि दैट इज अ टिपिकल सेल कंसिस्ट्स ऑफ एक टिपिकल सेल में क्या क्या है। तो सपोज दैट कि यह सेल है एक ए, तो जो सबसे बाहरी हिस्सा है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, एनिमल सेल की। दूसरा जो है, इसके अंदर पूरा जो है साइटोप्लाज्म जो है भरा हुआ होता है। और तीसरा जो होता है न्यूक्लियस, ये ब्रेन ऑफ सेल होता है न्यूक्लियस पर। जो प्लांट सेल होते हैं उसमें क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के बाद एक आउटर कोटिंग होता है जो उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है प्लांट सेल को, और उसी कारण जो है उसका शेप जो है रिजिड होता है और एक शेप देने का काम करता है प्लांट सेल को। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल। लेकिन ये सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आगे इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सिंपल, कैंडिड, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में इस चैप्टर को कंप्लीट करने का मैंने प्रयास किया हुआ है। और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं एक सेल के अंदर, जैसे कि ये सेल, सपोज दैट दिस इज अ सेल। अब इसके अंदर जैसे न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, ल्यूकोसाइट्स है, सेंट्रोसोम्स है।
सो मेनी थिंग्स है, अदर सेल ऑर्गेनेल्स, प्लास्टिड्स एटसेट्रा। उसके बारे में मैंने 1 by 1 बहुत ही सिंपल कैंडिड वे में बताने का प्रयास किया है। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग जो है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ शुरू करेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग कोशिका भी कहते हैं। सेल के बारे में हम लोग फर्दर डिस्कशन करते हैं। द बायोलॉजिकल नेम ऑफ द सेल इज साइटो। बायोलॉजिकल नेम जो है वो साइटो है, और सेल के स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, एंड डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल जो है वो एंटन वॉन लीeuwenhoek ने किया था। रॉबर्ट हुक ने जब 1665 में डिस्कवरी की थी, सो दैट डिस्कवर्ड सेल वाज डेड सेल that we have already studied in our, that is previous class 8th. So let us move further. Cell theory जो है Saladin and Swan ने दिया था, और we have already discussed that smallest cell जो है वो माइकोप्लाज्मा होता है, और largest cell जो है वो ऑस्ट्रिचेक होता है। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो स्पर्म होता है, और जो बिगेस्ट सेल होता है जो ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है वो ओवम होता है, दैट इज अंडाणु इसको हम बोलते हैं, और स्पर्म को हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। लार्जेस्ट सेल जो है हमारे बॉडी में वो कौन सा है? न्यूरॉन है, और न्यूरॉन्स में कोई भी सेल डिविजन्स नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है कि अगर ब्रेन में कोई नुकसान पहुंच गया तो उसको रिपेयर करना संभव नहीं है। जैसे कि हमारा बाहरी हिस्सा में अगर चोट लगता है कोई बात नहीं है, वो रिपेयर हो जाएगा। अगर ब्रेन को टच कर गया दैट इज इरिपेयरेबल, बिकॉज द नर्व सेल्स डू नॉट परफॉर्म सेल डिवीजन। नर्व सेल्स जो है वो सेल विभाजन नहीं करते हैं। जो फास्टेस्ट सेल डिवीजन जो है वो कहां पर होता है? लीवर। कहने का मतलब है अगर लीवर में कोई चोट लग जाती है या फिर दुर्घटना होती है तो लीवर जो है फास्टेस्ट सेल डिवीजन करता है और अपने आप को रिपेयर कर लेता है। सेल को अच्छे समझने के लिए, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिक जो है उसको हमने सेल से कंपेयर किया है। वॉल जो है वो टिश्यू हो गया। अगर ईटा है उसको अगर हम सेल मानते हैं और बहुत सारे ईंटे को जोड़ करके हम दीवार बनाते हैं तो वो टिश्यू हो गया। फिर जो है रूम जब हम बनाते हैं तो वो ऑर्गन हो गया, और पूरा अगर घर बन जाता है तो ह्यूमन बॉडी हो गया। जैसे कि ग्रुप ऑफ सेल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। एक सेल जो है जब ये ग्रुप बनाता है तो क्या हो जाता है? टिश्यू बन जाता है। ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो है ऑर्गन बनते हैं, जैसे आँख, नाक, कान। फिर जो है ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एक्सेट्रा। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऑर्गेनिज्म मतलब हम हो गए, आप हो गए। तो ऑर्गेनिजम्स की जो फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं we have already discussed that organisms has been classified into two types, that is unicellular and multicellular. यूनिसेलुलर में सिर्फ एक ही सेल होते हैं और मल्टीसेलुलर में बहुत सारे सेल्स होते हैं। So let us move further and discuss about cell and its parts. That is a typical cell consists of, हम डिस्कस करेंगे कि एक सेल में जो है क्या क्या होते हैं। तो सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। We'll discuss that one by one. और तीन जो मुख्य इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनेल्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक है सेल मेम्ब्रेन,
दूसरा है दैट इज सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, lysosomes, centrosomes, etc. We will discuss about all those cell organelles one by one in detail. First of all, we will discuss about that is cell membrane, and this is also known as plasma membrane. हिंदी में इसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। It is found in both plants and animal cells. ये plants और animal cells दोनों में पाए जाते हैं, and ये प्रोटीन से बनते हैं। They are made up of proteins. All organelles resides in the cell membrane. ये जैसे सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहरी परत, इसके अंदर जितने भी आपके ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो गोल्गी बॉडीज हो, लाइसोसोम्स हो, सेंट्रोसोम्स हो, एवरीथिंग रिसाइड्स इन दी सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो होता है वो क्या होता है कि इसका आउटर कवरिंग होता है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है, रिजिड होता है, ये जो है शेप देता है प्लांट सेल को। ये सेल वॉल के सेल मेम्ब्रेन के आउट बाहर जो होता है कवरिंग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड इट प्रोटेक्ट्स सेल एंड गिव्स शेप टू द प्लांट सेल। नाउ सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्रश्न अगर आता है कि सेल वॉल क्या चीज से बनता है, तो सेलुलोज से बनता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट ऑर्गेनेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हिंदी में हम लोग सूत्र कणिका कहते हैं। नाउ जब भी हम खाना खाते हैं दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है तो हमें बहुत क्या होती है? ऊर्जा मिलती है, और 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट दैट इज एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है। नाउ 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो प्रोड्यूस होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। ये हमको एनर्जी देता है, पावर देता है। इनर वॉल्स ऑफ जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम लोग क्रिस्टे कहते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन दैट इज गोल्जी बॉडीज और गोल्जी एपरेटस। इसका काम क्या होता है? तो ट्रांसपोर्ट करना होता है। मानिए कि एक जगह एनर्जी तो रिलीज हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया? एनर्जी दैट इज रिलीज करा दिया, हमको 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मिल गया। लेकिन इसको कहाँ देना है, कहाँ क्या करना है? जैसे कि जीव के पास हमारे एनर्जी है तो हम बोल पा रहे हैं, हमारे शरीर में एनर्जी होगी तो हम खड़े रह पाएंगे, चल पाएंगे, दौड़ पाएंगे। तो यहाँ पर हर जगह उस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है वो गोल्गी बॉडीज, गोल्गी एपरेटस के द्वारा किया जाता है। एंड दूसरा काम इसका सॉर्टिंग दैट इज प्रोटीन्स को सही जगह पर भेजा जाता है, एंड मॉडिफिकेशन ऑफ दैट इज प्रोटीन्स एंड लिपिड आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ लिपिड्स क्या होते हैं? तो लिपिड्स आर दी ब्रॉड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे कि फैट्स हो गया, वैक्सेस हो गया, फैट सोल्यूबल्स, विटामिन्स हो गए बहुत सारे, इसको हम क्या कहते हैं? लिपिड्स कहते हैं। नाउ गोल्गी बॉडीज बैलेंसेस एनर्जी इन द बॉडी। गोल्गी बॉडीज क्या करता है? हमारे बॉडी में जो है एनर्जी मेंटेन करके रहता है, बैलेंस करके रखता है। इसलिए देखते होंगे हम जब थक जाते हैं, पूरी तरह से थक जाते हैं, जाकर के सो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमारा जीभ थकता है, फिर हमारा पैर थका, फिर हाथ थका, ऐसा नहीं होता है। पूरा बॉडी जो हमारा बैलेंस में रहता है दैट इज बिकॉज ऑफ गोल्जी बॉडीज, दैट इज गोल्जी एपरेटस। इसके कारण हमारा जो बॉडी है पूरा एक बैलेंस्ड वे में रहता है। नाउ हम बात करते हैं फिफ्थ दैट इज वैक्यूल्स की। इसको हिंदी में हम लोग रसधानी कहते हैं। दैट इज इसमें जो है मैक्सिमम वाटर जो है हमारे बॉडी का वो स्टोर्ड होता है। दे हेल्प इन द स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस एंड दे कैन स्टोर फूड और अदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय अ सेल टू दैट इज सर्वाइव। ओके, तो वैक्यूल्स का मेन काम होता है क्या? जैसे कि हमारे बॉडी में कहते हैं 65% से अधिक वाटर है, तो ये क्या हम पीते तो 1-2 लीटर पानी है पेट में, तो ये 65% कैसे हो गया? तो जो वाटर हमारे बॉडी में मौजूद है मोस्टली दैट इज वैक्यूल्स उसको कैरी करता है, वैक्यूल्स रखता है उसको अपने साथ। नाउ दे ऑल्सो स्टोर वेस्ट
प्रोडक्ट्स एंड प्रिवेंट्स द एंटायर सेल फ्रॉम कंटामिनेशन। वो क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करता है और हमारे जो पूरे सेल को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है मिलावट से, कंटामिनेशन होने नहीं देता है। नाउ सेंट्रोजोम की हम बात करते हैं, जिसको हम लोग तारक काय भी कहते हैं हिंदी में। सेंट्रोजोम का क्या काम होता है, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन में काम करता है, सेल विभाजन में काम करता है, और दैट इज कोशिका विभाजन और उसका पुनर्निर्माण भी करता है। सेल डिवीजन का मतलब नहीं हुआ कि कोशिका टूट गया, उसका दैट इज उस वीक हो गया, वो नहीं। सेल जब डिवाइड होता है तो दो अलग अलग सेल्स में परिवर्तित हो जाता है और उसका फिर अलग से काम होना शुरू हो जाता है, जिसको हम पुनर्निर्माण कहते हैं। और इट इज़ एब्सेंट इन ब्रेन। ब्रेन में ये होता नहीं है, ब्रेन में सेल डिवीज़न नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन्स जो होते हैं उसमें सेंट्रोजोम जो है प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ब्रेन में भी दैट इज सेल डिवीज़न नहीं होता है। नाउ इन ब्रेन 90% न्यूरॉन्स आर फाउंड, ओके, एंड नो सेल डिवीजन हैपेंस इन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। 10% जो यहाँ ग्लेलियल सेल्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। 90% न्यूरॉन्स हैं ही, लेकिन 10% ग्लेलियल सेल्स प्रेजेंट हैं ब्रेन में, जहाँ पर सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है। सेंट्रोजोम न्यूरॉन्स में प्रेजेंट नहीं होता है और न्यूरॉन्स तो पूरे ब्रेन में फैला हुआ है, लेकिन 10% ग्लेलियल सेल्स भी तो है, तो वहाँ पर सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि सेल डिवीजन होता है। और सेल डिवीजन होता है तभी किसी किसी को देखेंगे आप ब्रेन कैंसर होता है, नहीं तो आप कहेंगे कि सेल डिवीजन होता ही नहीं है तो कैंसर कहाँ से होगा, क्योंकि कैंसर क्या है, एक बीमारी नहीं है, वो सेल डिवीजन जब एक्सेसिव सेल डिवीजन हो जाता है ना, तो उसके कारण जो है कैंसर हो जाता है। अगर कुछ है तो वो बिकॉज ऑफ ग्लेलियल सेल्स, क्योंकि जो नर्व सेल्स है उसमें तो प्रेजेंट ही नहीं होते हैं सेंट्रोजोम्स, तो वहाँ सेल डिवीजन संभव नहीं है। तो सेल डिवीजन कहाँ पर होता है, तो जहाँ पर 10% ग्लेलियल सेल्स प्रेजेंट है वहीं पर होता है। आगे बात करते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिसे हम अंतः प्रद्वी दैट इज प्रद्वी जालिका भी कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होता है एक ही जैसा है, रफली एक हम लोग डायग्राम बना लें। इधर जो है जहाँ पर जो है राइबोसोम आ गया तो वो क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ पर नहीं है उसको क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मूथ एंड रफ। लेट अस डिस्कस मोर नाउ। स्मूथ दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, सॉरी दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये इंटरनल स्केलेटन का काम करता है, इंटरनल हेल्प करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो सेल जो है फिर मतलब गड़बड़ हो जाएगा, अपने पोजीशन में नहीं रहेगा, पुचक जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं ये जो है वी हैव जस्ट ड्रॉन अ रफ स्केच ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, यहाँ प्रेजेंट नहीं है इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। नाउ स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये फैट्स का निर्माण करता है, वसा का निर्माण करता है। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन्स बनाता है। ओके, प्रोटीन्स किसके कारण बनाता है, राइबोसोम्स के कारण बनाता है ये प्रोटीन, राइबोसोम्स के कारण प्रोटीन ये बनाता है। ओके, नाउ राइबोसोम्स जो है ये क्या चीज से बने होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ RNA, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से ये बने होते हैं एंड इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन जो है कहाँ बनता है, कौन बनाता है, तो राइबोसोम्स, राइबोसोम्स मेक्स प्रोटीन, राइबोसोम्स मेक्स प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो है वो राइबोसोम्स करता है। नाउ राइबोसोम्स को हम लोग इसीलिए प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तो विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज दैट इज अ प्रोटीन फैक्ट्री, तो वी विल आंसर राइबोसोम्स। ओके, hope you might have understand all these concepts. Let us move further and discuss about the nucleus. nucleus को हम लोग केंद्रक कहते हैं। and you know nucleus inside nucleus we have chromosomes, and chromosomes is made up of DNA and RNA. So we will discuss about DNA and RNA in our next class in detail. Okay, now protein यहाँ पर जो होता है that is 80% and DNA 10% होता है इसमें। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, वो कब किया था, उन्होंने 1831 में किया था। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831।
31. Now, nucleus जो है, that is, it controls cells growth and reproduction as it contains cell hereditary information and it is brain of the cell. अगर क्वेश्चन आता है कि brain of the cell कौन है, तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, nucleus. Nucleus is called the brain of the cell because it controls cells growth. सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, that is रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, मतलब कि ये इंस्ट्रक्शन देता है और बाकी लोग उसका पालन करते हैं. Now, lysosomes, it is discovered by Christian de Duve, है ना, क्रिश्चियन डे ड्यूवे के द्वारा जो है डिस्कवर्ड किया गया था. एंड दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं. एंड देयर मेन फंक्शन इज टू डाइजेस्ट फूड. फूड को डाइजेस्ट करने का ये काम करते हैं, दैट इज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. लेट अस मूव फर्दर and discuss about that is lysosomes. They can digest the whole cells with the help of that is लाइटिक एंजाइम्स. लाइटिक एंजाइम्स के माध्यम से पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं. एंड दे कंटेन एंड दस आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स. तो लाइसोसोम्स को ही हम लोग सुसाइडल बैग्स कहते हैं. क्वेश्चन आता है विच और सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग्स. वी कैन राइट दैट इज lysosomes are called suicidal bags. Why? Because they can digest the whole cell with the help of lytic enzymes they contain, and therefore they are called suicidal bags. Let us move further. And they also help in protein synthesis. ये प्रोटीन बनाने के लिए भी काम करते हैं. लाइसोसोम्स जो है प्रोटीन बनाने में भी काम करते हैं. एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग ऑफ सेल एज दे रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल्स. ओके, सेल्स में से वेस्ट प्रोडक्ट्स वो निकाल देते हैं, इसीलिए उनका सफाई भी ये भी आवश्यक है, बहुत आवश्यक है लाइसोसोम्स का होना. लाइसोसोम्स नहीं होंगे तो सेल का सफाई कौन करेगा? So we can say that they are atom bombs of the cell, क्योंकि ये कभी भी ब्लास्ट कर सकते हैं. they are called atom bombs of the cell. and इस सेल में इसकी आवश्यकता होती है. हम देखते होंगे कि जो हमारे RBCs हैं ये क्या है, इसमें लाइसोसोम्स नहीं होता है, इसीलिए इनका जो ड्यूरेशन होता है 120 दिनों का होता है. 120 दिन के बाद ये मर जाते हैं. तो होता क्या है कि ये जाते कहाँ पर हैं, स्प्लीन में जाते हैं. सॉरी, जाते कहाँ, ये स्प्लीन में जाते हैं जो हमारा रिब केज के नीचे होता है ना, स्टमक के स्लाइटली ऊपर होता है. एंड द स्प्लीन इज अ स्मॉल ऑर्गन इनसाइड आवर लेफ्ट रिब केज. मैंने आपको बताया पेट के ऊपर होता है. इट इज पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम हमारा अभी टॉपिक नहीं है, विल डिस्कस it in another class. Let us move further. Now the splenin stores and filters blood and makes WBC that protects us from infection. जो स्प्लेनिन है वो क्या करता है, स्प्लेनिन स्टोर करता है और फिल्टर करता है ब्लड को और WBC बनाता है, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स का निर्माण करता है स्प्लेनिन. और वो हमें क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है WBC. Now, when we discuss about the protoplasm, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारा प्रोटोप्लाज्म मिलेगा. दैट इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य और केंद्रिक द्रव्य न्यूक्लियस को. तो केंद्रिक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमको जो है जीव द्रव्य मिलेगा. That is when we combined cytoplasm and nucleus together we get protoplasm. Let us move further. जैसे मैंने एक छोटे से रफ स्केच के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है. Suppose this is a cell and this is nucleus and this is cytoplasm, that is it is scattered, it is in whole cell as we know that. हमको मालूम है साइटोप्लाज्म पूरी सेल में भरी रहती है. तो ये जो है ये साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस को इंक्लूड करके साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को मिला करके हमारा क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है. आगे बढ़ते हैं हम. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सीलिया फ्लेजिला क्या होता है. दिस आर फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स. ये सिर्फ जो है दैट इज जंतु में पाए जाते हैं. एंड दीज आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन. ये हल्के बाल जैसे प्रोजेक्शंस हैं और सेल के बाहर ये पाए जाते हैं. ये सेल है यहाँ पर हल्के 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 स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस के रूप में
में जो है सीलिया और फ्लेजिला पाए जाते हैं, है ना। दे मूव एंड फीड। ओके, नाउ फ्लैजिला जो है वो दैट इज बड़ा होता है, दैट इज बिग हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है। सीलिया जो होता है इट इज स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रयास किया हूँ इस चैप्टर में आपको देने का, ताकि अच्छे से आपको चैप्टर क्लियर हो जाए बिना ज़्यादा समय लगाए, क्योंकि दिस इज अ लेंथी चैप्टर फॉर क्लास 9। Now let us discuss, yes we have done. Now plastids जो होते हैं, जिसको हम लोग लवक पादप कहते हैं, these are only found in plant cells। ये जो है plastids are only found in plant cells। ये प्लांट सेल में सिर्फ पाए जाते हैं। जैसे कि प्लास्टिड्स भी डिवाइडेड हैं 3 पार्ट्स में, दैट इज फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड वन इज ल्यूकोप्लास्ट, थर्ड वन इज क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है दिस आर फाउंड इन लीव्स, ये जो है पत्ते में पाए जाते हैं, स्टेम्स में पाए जाते हैं, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड सिंथेसिस। ये फूड सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जो ल्यूकोप्लास्ट है दे आर फाउंड इन रूट्स में पाए जाते हैं, एंड दे स्टोर फूड एंड दैट इज दे स्टोर फूड फॉर इमरजेंसी। कभी आपातकाल के लिए फूड की आवश्यकता पड़ी तो ये ल्यूकोप्लास्ट जो है उसको स्टोर करके रखता है। सो क्रोमोप्लास्ट जो होता है इट गिव्स दैट इज कलर्स टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये जो है कलर्स देता है फ्लावर्स और फ्रूट्स को। नाउ वी हैव दैट इज जैसे हम देख सकते हैं जो कैरेट है, गाजर, उसका कलर होता है दैट इज ऑरेंज। क्यों? बिकॉज ऑफ कैरोटीन के कारण। बीटरूट का कलर जो है लाल हल्का होता है, वो क्यों होता है? बेटालेनिन्स के कारण। और टोमेटो जो है, टमाटर जो है, ये क्यों होता है? ये दैट इज लाइकोपिनिन के कारण होता है। सो दिस आर दैट is chromoplast are responsible for the different colors of this vegetables and fruits. Let us move further. अब जो है क्रोमोसोम है, ये क्या है? इसको हम लोग हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। डीएनए, आरएनए जो प्रेजेंट होते हैं दैट इज क्रोमोसोम्स के अंदर। डीएनए हम जानते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, दिस आर दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर दैट इज हेरिडिटी, जेनेटिक ट्रांसफर। एंड ह्यूमंस हैव टोटल 46 क्रोमोसोम्स। ह्यूमंस के टोटल 40 क्रोमोसोम्स होते हैं। और जैसे 46 क्रोमोसोम्स मीन्स 23 पेयर्स। ओके, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वी हैव। ओके, now chromosomes, male, that is male have 44 plus 2 chromosomes, 44 chromosomes plus 2, these two are called sex chromosomes, and female have 44 plus 2, this is also sex chromosomes. So what happens that that is the at least 90 to 95% structure, for example, that is brain, respiratory system, excretory system, okay, that is our nervous system, okay, digestive system, all these are same. आँख हमारे 2 होते हैं, कान 2 होते हैं, नाक, सब कुछ हमारे मेल फीमेल्स के सिमिलर होते हैं। पर जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट होते हैं बिकॉज ऑफ दी सेक्स क्रोमोसोम्स, बिकॉज they are different. Now let us discuss that is a difference between the animal cells and plant cells on the basis of organelle, कि कौन कौन से organelles जो animal cells में है, कौन कौन से plant cells में है, कौन दोनों में present है। इसे animal cells में animal cells का जो shape होता है वो small round होता है, ये छोटा होता है, स्मॉल होता है, राउंड होता है, वैक्यूल छोटे होते हैं, इसमें सीलिया फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं, लाइजोसोम्स इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें क्या है कि दैट इज ये बड़े होते हैं थोड़े से, और ये दैट इज ब्रॉड होते हैं, चौकोर अगर हम कहें, ये चौकोर होते हैं दैट इज प्लांट सेल्स। वैक्यूल्स बड़ा होता है, सेल वॉल होता है, प्लास्टिड्स होता है, और क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है।
इसमें जो है मेम्ब्रेन दोनों में होते हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में होते हैं, राइबोसोम्स जो होते हैं दोनों में होते हैं, न्यूक्लियस जो है प्लांट एनिमल सेल दोनों में होते हैं, सेंट्रोसोम प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों में होते हैं, दैट इज सेल जो है और फर्दर जो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में फर्दर क्लासिफाइड है। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव सेल्स, ओके, दैट डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दे आर द न्यूक्लियस इज अंडर दैट इज नॉट डेवलप्ड एंड दीज आर आल्सो नॉट डेवलप्ड। We can take this primitive organisms such as blue-green algae is the example, bacteria, mycoplasma, these are the examples of prokaryotic cells. Prokaryotic cells के examples हो गए वो, and eukaryotic cells they are fully developed. Okay, humans we are eukaryotic, sure, certainly we are eukaryotic. Okay, because we have well-defined nucleus and everything. So let us discuss about that what are the cell organelles which are present in prokaryotic and some which are present in eukaryotic cells, and what are the that is organelles which are present in both of these that is cells. So here this prokaryotic is smallest, nucleus is not developed here, no that is enveloped nucleus, that is nucleus is not defined here, and respiration is done through protoplasm. यहाँ प्रोटोप्लाज्म के माध्यम से that is respiration होता है, और यहाँ fastest reproduction होता है क्योंकि और इसमें जो है ये बिग होते हैं, ओके, दिस सेल्स आर बिग एंड न्यूक्लियस इज डेवलप्ड, दैट इज वेल डिफाइंड, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के कारण होता है, और यहाँ पर रेस्पिरेशन जो है प्रोटोप्लाज्म के द्वारा होता है, वी हैव सीन, एंड यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, गोल्गी बॉडीज है, सेंट्रोसोम्स भी है, लाइसोसोम्स है, सो मेनी सेल organelles are present here to perform different functions, okay, so they are developed one, okay, and these are primitive one. इसमें ये सब organelles present नहीं है, इसमें cilia flagella हो जाएगा जो small and big hair like projections हैं, DNA दोनों में होता है, प्रोटोप्लाज्म दोनों में होता है, मेम्ब्रेन दोनों में होता है, और राइबोसोम दोनों में होता है. So this big chapter that is the fundamental unit of life, cell, I have tried to do in a one short video.